हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे MJY6 का गणित MJY6 का गणित ग्रहण वेद या एवं यंत्रादि विचार। इसमें हम देखेंगे आज खंड 2 में देखेंगे कि संक्रांति के सिद्धांतों का कैसे वर्णन किया जाएगा। तो आइए ज़्यादा टाइम को लेट नहीं करते हुए अभी चलते हैं कि संक्रांति के सिद्धांतों का वर्णन कैसे है। आइए हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो संक्रांति कहलाता है। जब एक कोई ग्रह दूसरी ग्रह में प्रवेश करता है तो उसको हम संक्रांति बोलते हैं। यह संक्रांतियां सायन तथा निरयन के भेद से दो प्रकार की है। यह मास ऋतु अयन तथा वर्ष में होती है। सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हुए 12 राशियों का भोग करते हैं। ये जो श्लोक दिया हुआ है कि पूर्व राशि परित्यज्य उत्तरा याति भास्कर स राशि संक्रमा रख्या श्यामास त्वर हायने। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा टफ रहता है संस्कृत, बट इसको लिख लेने में आप लोग को ज़्यादा इजी रहेगा। आप लोग लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं अयनांश विचार। अयन का अर्थ है चलना। जैसे सूर्य का अंतर की ओर चलना उत्तरायण तथा दक्षिण की ओर चलना दक्षिणायन कहलाता है। जैसे 21 दिसंबर से 21 जून तक यह बिंदु उत्तर की ओर तथा 21 जून से 21 दिसंबर तक यह दक्षिण की ओर चलता है। यही उत्तर की ओर चलना उत्तरायण एवं दक्षिण की ओर चलना दक्षिणायन कहलाता है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में कहा है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते हुए सर्वप्रथम भगड़ आदि बिंदु अर्थात अश्वनी नक्षत्र के आदि बिंदु पर बंधे हुए सूत्र अक्ष पर भचक को स्थापित किया वज्रक को स्थापित किया। सूर्य सिद्धांत में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि रेवती नक्षत्र के अंत में भगण पूर्ण होता है। ये श्लोक है, इसको आप लोग कंप्लीटली लिखिएगा। मैं ज़्यादा इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। कुछ समय के पश्चात इन दोनों अश्विनादि बिंदु तथा मेषादि बिंदु में अंतर होना प्रारंभ हो गया और बढ़ता चला गया। यही अंतर अयनांश कहलाता है। आप लोग इस फिगर को ये कर लीजिएगा कंप्लीट, ताकि मेरा फिगर में उतना माने ज़्यादा ये अच्छा से नहीं बना पाते हैं। सो आप लोग इसको खुद से अच्छा से कर लीजिएगा। और उसको चलते हैं आगे। वेदांग ज्योतिष में कहा गया है कि जब सूर्य श्रविष्ठा या घनिष्ठा नामक क्षेत्र के आदि में होता है तब उत्तरायण का आरंभ होता है, और जब सूर्य अश्लेषा नक्षत्र के आधे भाग पर पहुंचता है तब दक्षिणायन का आरंभ होता है। इस पिक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। इस पिक्चर को जैसे बनाया गया उसी तरह बना लीजिएगा। ज़्यादा इसमें अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आगे चलते हैं। वर्तमान में अयनांश जानने की विधि। उस समय अयनांश को कैसे जाना जाता था इसके बारे में बताया गया है कि वर्तमान में अयनांश कितना है, और यह जानने की विधि सूर्य सिद्धांत में इस प्रकार से कही गई है। एक महायुग में अयनांशों के 600 भगण होते हैं। अहगण के 600 से गुणा कर युग सावन दिनों का भाग देने पर जो प्राप्त हो उसे अंशों का भुज बनाकर भुज में 3 का गुणा कर 10 का भाग देने से इष्टकालीन अयनांश होता है, मतलब निकलता है। तो इसमें ये हो गया। अब सेकंड है अयनांश संस्कार की आवश्यकता। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों के आधार पर फलादेश अथवा मंगल कार्य किए जाते हैं। इसको देखते हैं सूर्य संक्रांति विमर्श। सूर्य के वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र कहा गया है। वेद में सूर्य को जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र कहा गया है।
सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। सूर्य की स्थिति से काल गणना की जाती है। अब चलते हैं सूर्य संक्रांति की संज्ञाएं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के संक्रमण अथवा राशि परिवर्तन को संज्ञा प्रदान की गई है। मुहूर्त चिंतामणि में इसका उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? देख, ये आप लोग श्लोक को देख लीजिएगा, यही इसका उल्लेख है। अब आइए घोरादि संज्ञाएं। मुहूर्त चिंतामणि में ग्रंथ में नक्षत्रों एवं वारों के योग से संक्रांति की संज्ञाएं इस प्रकार से कही गई है। आप लोग ये श्लोक देख लीजिएगा, श्लोक को सही से कर लीजिएगा, क्योंकि वो उस समय तो संस्कृत ही चलती थी, तो संस्कृत में ही लिखा गया। अब आगे आते हैं संक्रांति का महत्व। सूर्य संक्रांति का महत्व अनेक दृष्टि से है। सूर्य के राशि परिवर्तन से ही वर्ष, आयन, ऋतु, मास आदि की प्रवृत्ति होती है। संक्रांति काल में पुण्य कार्यों का विशेष महत्व कहा गया है। क्या कहा गया है ये आप देख लीजिए। आइए स्नान का समय। संक्रांति काल में रात्रि काल में स्नान किया जा सकता है अथवा नहीं, इसका निर्णय मनुस्मृति में इस प्रकार किया गया है। तो आप ये श्लोक देख लीजिएगा, श्लोक को लिखना बहुत जरूरी है। अब आइए नेक्स्ट। अधिक मास एवं 6 मास का सूर्य संक्रांति अधिक मास एवं संक्रांति, इसको देखते हैं। सूर्य संक्रांति चंद्रमास का आधार है। जिन दो अमावस्याओं के मध्य सूर्य की संक्रांति नहीं होती है वह अधिमास कहलाता है। अर्थात अमावस्या से पहले सूर्य की संक्रांति तथा द्वितीय अमावस्या के बाद सूर्य की संक्रांति हो जाए तो दो अमावस्याओं में मध्य होने वाले चंद्रमास अधिक मास होता है। शास्त्रों में अधिक मास का लक्षण इस प्रकार से कहा गया है। असंक्रांति मासः अधिमासः स्फुट स्यात्। अब आइए 6 मास एवं संक्रांति। दो अमावस्याओं के मध्य सूर्य की दो संक्रांतियों हो, सूर्य 2 बार राशि परिवर्तन करे तो वह मास 6 मास कहलाता है। संक्रांति काल में पुण्य काल। ज्योतिष पुराणों में धर्मशास्त्रों के अनुसार संक्रांति के पुण्य काल का विशेष महत्व है। इस काल में जप, दानादि पुण्य कार्य का फल तथा अनंत गुणा होता है। अतः पुण्य काल को जानना अत्यंत आवश्यक है। ये जो श्लोक दिया हुआ है इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए। मध्य रात्रि में संक्रांति होने पर पुण्य काल। यदि रात्रि में संक्रांति हो तो पुण्य काल पहले दिन होगा अथवा इसका निर्णय इस प्रकार से किया गया है। ये श्लोक है उसका और किया गया है, देख लीजिएगा इसको। तो इसके क्या किया गया है? अर्धरात्रि के पहले तथा बाद में संक्रांति हो तो पिछले तथा अगले दोनों दिन पुण्य काल होता है। मुहूर्त ग्रंथों में संध्या काल में उत्तरायण तथा दक्षिणायन की प्रवृत्ति को विशेष माना है। यदि प्रातः संध्या में दक्षिणायन की प्रवृत्ति हो, मुहूर्त चिंतामणि में निर्णय किया गया है। इसी प्रकार याम्यायन अर्थात कर्क संक्रांति तथा विष्णुपद संक्रांति काल की 16 घड़ी पवित्र होती है। तुला और मेष में संक्रांति के मध्य की 16 घड़ी पवित्र है। संक्रांतियों तथा उत्तरायण संक्रांति का पुण्य काल बाद में अर्थात संक्रांति काल के बाद की 16 घड़ी पवित्र कही गई है। संक्रांति काल का ज्ञान। जिस प्रकार जिस ग्रह समय राशि परिवर्तन करता है तो उसका राशि की प्रकृति एवं राशि के साथ उस ग्रह के संबंध के अनुसार मनुष्य के सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव होता है। संहिता ग्रंथों में विशेष ग्रह के राशि का प्रभाव विस्तार से किया गया है। सभी ग्रह एक निश्चित समय 12 राशियों का भोग करते हैं। कौन सा ग्रह एक राशि में कितने दिन अथवा कितने मास रहता है इसका विचार बृहद बकहड़ा चक्रम नामक ग्रंथ में इस प्रकार से किया गया है। अर्थात संपाद एक दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है। ग्रहों
का रस्यादि भोग विद्वानों द्वारा इस प्रकार कहा गया है। शुक्र एक राशि में 27 दिन, बुध एक राशि में 21 दिन, भूमिपुत्र मंगल 3 पक्ष अर्थात 45 दिन, सूर्य 1 मास, गुरु 13 मास, शनि 30 मास, राहु तथा केतु 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। अर्थात चंद्रमा की संक्रांति 2.25 दिन बाद, शुक्र ही 27 दिन बाद, बुध 21 दिन बाद, मंगल 45 दिन बाद, सूर्य की 1 मास, गुरु 13 मास, शनि 30 मास बाद तथा राहु की संक्रांति 1.5 वर्ष बाद होती है। संक्रांति के दिन एवं समय का उल्लेख पंचांग में होता है। जिस दिन ग्रहों के अंश शून्य हो उस दिन अलग अलग समय में ग्रह स्पष्ट करने से स्पष्ट संक्रांति काल प्राप्त होता है। इस प्रकार से संक्रांति काल को इसमें बताया गया है। और आप लोग इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस श्लोक को थोड़ा सा और फिगर को थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन और आपके असाइनमेंट बनाने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि इस असाइनमेंट से बाकी सब जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारा इग्नू जंक्शन को देखते हैं, उनको 90, 91 ऐसे करके मार्क्स आया है। अगर आप लोग का कुछ ये रहेगा तो उसको हम जो भी असाइनमेंट का मार्क्स इग्नू के वेबसाइट पे है उसको हम अपने साइट पे इसको ये अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इससे तो बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।